हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही केयरफुली से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो यह है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकत्व का गुण आता है वो किस तरीके से आता है, यानी इसको जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें जो एटम्स होते हैं या इसमें जो परमाणु हैं वो जो है किस तरीके से बिहेव करते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आते हैं कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, कल के वीडियो में हमने लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, कौन सा ऐसा चुंबकीय पदार्थ है कि जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कौन सा ऐसा चुंबकीय पदार्थ है जिसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो चुंबकीय पदार्थ आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? कल के वीडियो का जो आंसर है वो क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ये ऐसा पदार्थ है जिसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं सेशन पे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को आप जितना अधिक से अधिक लाइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम लोगों की एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, आते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसमें जो चुंबकत्व का गुण है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? हेडिंग बना लो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व की व्याख्या, चुंबकत्व की व्याख्या, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इसके चुंबकत्व की व्याख्या। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का गुण प्रायः ऐसे पदार्थों में पाया जाता है, प्रतिचुंबकीय गुण जो है प्रायः ऐसे पदार्थों में पाया जाता है कि जिनके नेट कोणीय संवेग, ठीक है, जिसका नेट कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कक्षीय संवेग दोनों का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय गुण जो है प्रायः ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनका कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग दोनों जो है क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके चक्रण की दिशा ऐसी डायरेक्शन में है, इसके चक्रण की दिशा ऐसी इसके भी चक्रण की दिशा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका नाभिक होता है। ठीक, अब देखो कि प्रतिचुंबकीय गुण प्रायः ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें क्या होता है? जिनका कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग दोनों का नेट संवेग क्या होता है? 0 होता है और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। ठीक है, ऐसे पदार्थों में पाया जाता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सम होती है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है तो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जिनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। भाई ये देखो, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? एक दूसरे के विपरीत जो है चक्रण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं ये दोनों मिलकर एक युग्म बना लेते हैं, और एक युग्म जब बना लेते हैं तो इस युग्म का जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होता है? 0 होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग होती है और उसकी डायरेक्शन दूसरी साइड होती है। ठीक है, लेकिन जब
इसको हम क्या करते हैं, जब इसको हम चुंबकीय पदार्थ वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी इसको जब हम क्या कर रहे हैं वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो है इस पर एक बलयुग्म आरोपित करता, और वो क्या काम करता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन का युग्म है, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन की गति को धीमी कर देता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन की गति धीमी हो गई और दूसरे इलेक्ट्रॉन की गति तेज हो गई है, तो अब इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, जीरो नहीं हो पाता है। अब इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या है, जीरो नहीं हो पाता है। जब नेट चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं हो पाता है, तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बाह्य जो चुंबकीय क्षेत्र रखा गया है, उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में इनमें हल्का सा चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, यही जो है इसके चुंबकत्व का पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अब आते हैं अणुचुंबकीय की बात। ठीक है, अब बारी है अणुचुंबकीय पदार्थ की। ठीक है, तो हेडिंग अब बना लो, अणुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व की व्याख्या। चुंबकत्व की व्याख्या। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप जो है वीडियो को बीच बीच में पॉज करके जो है उसको नोट्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और पहले व्याख्या के लिए इस फिगर को जो है आप ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि फिगर इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। तो अणुचुंबकीय गुण प्रायः ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो ऐसे पदार्थों में जो है हमारा अणुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। और अणुचुंबकत्व पदार्थों में जो परमाणु हैं यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, अणुचुंबकीय पदार्थों में क्या, अणुचुंबकीय पदार्थ में जो हमारे परमाणु हैं उसकी चक्रण गति और कक्षीय गति दोनों एक ही दिशा में होते हैं, जिसकी वजह से इसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो जीरो नहीं होता है बल्कि अस्थायी रूप से बना रहता है। भाई जब दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, ठीक है, दोनों की कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका जो नेट यानी चुंबकीय आघूर्ण होगा वो बिल्कुल स्टेबल बना रहता है। ठीक है, और उसका आर्डर यानी जो इसमें चुंबकीय आघूर्ण इसके परमाणुओं में होता है, और इसके परमाणुओं को हम परमाणुवीय दंड चुंबक भी कहते हैं, इसकी आर्डर लगभग 10⁻³ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी जो कोटि होती है। ठीक है, इसके जो परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण है इसका जो आर्डर है वो 10⁻23 वेबर बटे मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। ठीक है, काफ़ी कम होता है। ठीक है भाई, 10 घात किसी भी चीज़ को 10 घात अगर -23 का मतलब है उस संख्या में नीचे उस संख्या में 1 लिख के उसके बाद 23 जीरो इतने से भाग करना है, तो भाग करने के बाद वो क्वांटिटी काफ़ी छोटी आती है। इतना जो है इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं यानी बिल्कुल ना के बराबर, जब इसको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं और इसके जो परमाणुवीय दंड चुंबक हैं वो क्या होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थों में इसके अणु जो है रैंडमली, ठीक है, रैंडमली अभिविन्यासित होते हैं, यानी अपनी इच्छा से इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये अणुचुंबकीय पदार्थ है, इसके परमाणुवीय दंड चुंबक है, ये इस तरीके से रैंडमली जो है वो अभिविन्यासित है यानी बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको हम क्या कर रहे हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस पे ये जो इसके परमाणुवीय दंड चुंबक है भाई ये दंड चुंबक की तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो इस दंड चुंबक पर एक्सटर्नल जो यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो एक क्या करता है, बल
युग्म आघूर्ण अप्लाई करता, ठीक है, या कह सकते हो एक बल आघूर्ण आरोपित करता, और वो बल आघूर्ण इस परमाणुवीय दंड चुंबक को संरेखित यानी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, ठीक है, और वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करता है, संरेखित कर देता है, यानी एक डायरेक्शन में कर देता है। इसमें जितने भी परमाणुवीय दंड चुंबक आपको दिख रहे हैं वाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसमें बल आघूर्ण आरोपित करके सबको एक डायरेक्शन में कर देता है, और ये जो है इस तरीके से हमारा पदार्थ जो है वो क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। भाई इसमें हर एक का जो है इतना इतना है, ठीक है, लेकिन देखो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है इसके वजह से जब वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा जाता है तब ये कैसे अनुचुंबक, मतलब जो है इसमें चुंबकत्व का गुण किस तरीके से नहीं रहता, ये अनुचुंबकित है। अब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण इसकी वजह से कैंसिल हो गया क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका इससे कैंसिल हो गया, इसका इससे, यानी रैंडमली जो परमाणुवीय दंड चुंबक है इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि वो उनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है, पूरे परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 है, लेकिन एक परमाणुवीय दंड चुंबक का अगर लिया जाए तो एक परमाणुवीय दंड चुंबक का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण अस्थायी होता है, ठीक है। और वही चीज़ जब इसको हम वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो सब क्या है, एक डायरेक्शन में हो गए। अब सब एक डायरेक्शन में हो गए तो सभी का चुंबकीय आघूर्ण सीधे सीधे ऐड हो जाएगा और पदार्थ हमारा क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, ठीक है। इतनी सी कहानी थी, यानी इतना सा जो है एक्सप्लेनेशन था अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व की। अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थों की बात करें, ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि ये सारे गुण जो इसमें प्रॉपर्टी है वही सेम प्रॉपर्टी लौह चुंबकीय में है, लेकिन बस फर्क इतना है कि जो प्रॉपर्टी इसमें थोड़ा सा कम है वही प्रॉपर्टी यानी वही गुण चुंबकत्व का गुण जो है उसमें लौह चुंबकीय में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो, फिगर यही काम करेगा उसमें भी। लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व की व्याख्या, लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व की व्याख्या, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व की व्याख्या। अब लौह चुंबकत्व में का गुण भी प्रायः ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी सारी चीज़ें यही रिपीट करोगे जो एक्सप्लेनेशन मैंने इस अनुचुंबकीय में दिया वही चीज़ करोगे, लेकिन आर्डर यहाँ पे बदल जाएगा। यहाँ पे इसकी कोटि क्या है, व्याख्या, इसकी कोटि 10⁻⁻23 है, लेकिन वहाँ पे उसकी कोटि जो है कितनी हो जाती है, 10 की घात और कम हो जाती है, लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका 13 के आसपास जो है हो जाता है, ठीक है, 10⁻11 से लेकर 12 तक, ठीक है, 10⁻12 ये इसके आर्डर होते हैं, ठीक है। यानी थोड़ा सा इसमें जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है बिना चुंबकीय क्षेत्र में रखे ही इसमें थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। और जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा लगभग इसका 10⁻17 से 10⁻21 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, 10⁻17 से 10⁻21 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे रहा चुंबकीय पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या। जो हमारे तीनों टाइप के चुंबकीय पदार्थ है उनकी जो है चुंबकत्व के गुण का यह एक्सप्लेनेशन है। ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो ये प्रॉपर्टी के साथ, और इसमें अगर अंतर भी लिखना रहा तो टोटल 5 मार्क्स का, लेकिन वैसे ज़्यादातर जो है बोर्ड एग्जाम में इन तीनों पदार्थों में अंतर ही पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें 1-2 टॉपिक और है उसको भी क्लियर कर देते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है आज के लेक्चर के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कल के वीडियो लेक्चर में हम जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको सारे इस चैप्टर के फार्मूले जो है अच्छे से, फार्मूला बहुत ज़्यादा है नहीं, वह भूचुंबकत्व के अवयव के जो घटक हैं उसी में फार्मूले हैं, वही सब जो है इसमें करना है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। इसकी व्याख्या जो है एक आधार पर और पूछी जा सकती है कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल का डोमिनो के आधार पर, ठीक है, चुंबकत्व के गुण की व्याख्या कीजिए। तो डोमिनो के आधार पर जो है इसमें 2
तरीके से हो सकता है। डोमिनो के आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। ठीक है, पहला जो है वो डोमिनो के परिसीमाओं का विस्तार करके, ठीक है, डोमिनो के परिसीमाओं को विस्थापित करके, दूसरा जो है डोमिनो के घूर्णन द्वारा, ठीक है, डोमिनो के घूर्णन द्वारा। ठीक, तो ये दो टाइप से जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब देखो दोनों टाइप से कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पदार्थ है जो चुंबकित नहीं है, ठीक है, इसके अगर डोमेन को देखें तो इस तरीके से ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड है तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर तो इसकी डायरेक्शन इधर, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है डोमेन इसके इस तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसके डोमेन जो है इस तरीके से डिवाइड होते हैं, लेकिन इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, वाल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके डोमेन की जो परिसीमाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, विस्थापित हो जाती हैं। यानी जो डोमेन, जो सिरा, जैसे ये साइड चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, ये साइड हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में अगर आ गया तो इसकी परिसीमाएं जो है वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसकी परिसीमा जो है इतना हो जाएगा। ओके, इसकी परिसीमाएं चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है तो इसकी जो परिसीमाएं हैं वो भी इसी डायरेक्शन में गति करेंगी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में, और बाकी जो है जो इधर उधर है इनकी परिसीमाएं जो है वो क्या होती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, इनकी परिसीमाएं घट जाती है। जो डोमेन चुंबकीय यानी वाल चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आता है उसकी परिसीमाएं बढ़ गई। देखो इसकी परिसीमा इतनी हो गई, ये सारे कम हो गए। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा डोमिनो के घूर्णन के द्वारा, इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्रत्येक डोमेन तो इस तरीके से होता है, लेकिन जब इसको हम वाल चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो इसके डोमेन की जो डायरेक्शन है वो सभी डोमेनों की डायरेक्शन जो है एक डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, इसके सभी डोमेन जो है एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, इसके हर एक डोमेन के जो परमाणु हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो एक साइड हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा डोमिनो के आधार पर चुंबकीय परमाणु या चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या। नोट कर लो, ये हमारा लास्ट और रिमेन टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है कि नर्म लोहे और फौलाद के चुंबकीय गुण में अंतर। भाई चुंबकत्व का गुण तो नर्म लोहे में भी, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ नर्म लोहा भी है और फौलाद भी है। ठीक है, फौलाद का मतलब ऐसा लोहा जो काफ़ी ज़्यादा कड़ा हो, कठोर लोहा। ठीक है, और नरम लोहा जिसको आसानी से ऐसे मोड़ा जा सके या नरम। ठीक है, तो इन दोनों पदार्थों के जो चुंबकीय गुण है इनमें क्या डिफरेंसेस है, यानी क्या अंतर है। तो इसमें जो मेन डिफरेंसेस अंतर है कि अगर किसी नर्म लोहे को, ठीक है, किसी धारावाही परिनलिका के बीच में रखते हैं और उसके बाद फिर फौलाद को रखते हैं तो दोनों में एक बेसिक अंतर ये देखने को मिलता है कि अगर नर्म लोहे को हम किसी धारावाही परिनलिका में रखते हैं और फौलाद को, मान लो इसमें हम फौलाद को रख रहे हैं, ठीक है, इसमें
फौलाद रख रहे हैं और इसमें नर्म लोहा, और दोनों में ही जो धारा का मान है वो कांस्टेंट है, धारा का मान जो है वो नियत है। ठीक है, क्या है? नियत है, यानी एक समान धारा दोनों में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक समान धारा दोनों में प्रवाहित हो रही है। तो जब धारावाही परिनलिका में हम धारा प्रवाहित करते हैं और इसके बीच में नर्म लोहा और इसके बीच में फौलाद रखा हुआ है, तो इन दोनों में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। और जब चुंबकत्व का गुण आ जाता है और इसको अगर हम किसी लोहे की छीलन, ठीक है, अगर लोहे की छीलन के पास ले जाते हैं तो ये जो है ढेर सारा लोहे का छीलन जो है उठाती है। ठीक है, ये ढेर सारा लोहे का छीलन जो है क्या करती है? उठा लेती है। लेकिन जो फौलाद है ये कम लोहे की छीलन को उठाती है, काफ़ी कम लोहे की छीलन को उठाती है। ठीक है, नर्म लोहा क्या करता है? लोहे की छीलन को ज़्यादा मात्रा में उठाता है, और फौलाद क्या करता है कि लोहे की छीलन को कम मात्रा में उठाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही धारा का प्रवाह हम बंद करते हैं, धारा को प्रवाहित करना जैसे ही हम क्या करते हैं? बंद करते हैं, तो ये क्या करता है? ये एक बैग सारे के सारे लोहे की छीलन को क्या करता है? गिरा देता है, यानी इसमें कोई भी लोहे का छीलन चिपका नहीं रह जाता। लेकिन फौलाद में क्या होता है कि सभी लोहे के छीलन नहीं गिरते हैं, कुछ लोहे की छीलन जो है वो क्या होते हैं? चिपके रह जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि अगर हम अस्थाई यानी परमानेंट चुंबक बनाना है, ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाना है, तो उसमें हम नर्म लोहे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, नर्म लोहे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका करते हैं? फौलाद का। ठीक है, क्लियर हो गया? एक होता है अस्थाई चुंबक, यानी अस्थाई चुंबक का मतलब है कि ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण काफ़ी समय तक बना रहे। ठीक है, अस्थाई चुंबक। और अस्थाई में हम नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए फौलाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देखो, एक है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या है कि विद्युत चुंबक, ये तो हमारा विद्युत चुंबक ही तरीके से, विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसमें अगर हम धारा का मान प्रवाहित करते हैं तभी तक उसमें चुंबकत्व का गुण बना रहता है, और जैसे ही धारा का प्रवाह बंद होता है उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा चैप्टर जो है आज के इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गया। और आज के इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन से लोहे का प्रयोग करते हैं? कौन से लोहे का प्रयोग करते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन से लोहे का प्रयोग करते हैं, दोनों में से किस कोई एक लोहा यूज होगा, नर्म लोहा यूज होगा कि फौलाद यूज होगा, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल, चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।